हेलो हाय, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल पढ़ने के लिए लबालब तरीके से तैयार होंगे। तो बारिश का मौसम है, अच्छे से एंजॉय करिए पर साथ ही साथ पढ़ते भी रहिए। आई होप एवरीवन इज कीपिंग देम स्टिल वेल एंड हेल्दी एट देयर प्लेसेस। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक नया टॉपिक और टॉपिक का नाम है बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या नाम सुना आपने? बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। प्लीज ध्यान देंगे, प्लीज ध्यान देंगे मैं क्या कह रहा हूं, प्लीज सुनिएगा, ध्यान ध्यान, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लिसन टू मी लिसन टू मी। चलिए, तो बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर क्या है? ये बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, बाय बैक यानी कि बाय यानी खरीदना, बैक मतलब वापस से, क्या? इक्विटी शेयर यानी कि हम बात कर रहे हैं कि बाय बैक इक्विटी शेयर मतलब पहले हमने कुछ बेचा, बाद में हमने उसी चीज को वापस से बाय कर लिया। इट मींस आप लोगों ने 11th में 12th में सीए फाउंडेशन लेवल पे या जो लोग बीकॉम करके आए हैं उन्होंने बीकॉम में डेफिनेटली स्टडी किया होगा कि कंपनी शेयर्स इशू करती है, कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है। क्यों करती है इशू? पैसा पाने के लिए। क्यों करती है इशू? पैसा पाने के लिए। यानी कि कंपनी को अपने बिजनेस के ऑपरेशन चलाने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी पब्लिक के पास जाती है, कहती है लो सिक्योरिटीज ले लो हमारी कंपनी की, विच में बी इक्विटी शेयर, विच में बी प्रेफरेंस शेयर, विच में बी डिबेंचर, ले लो और उसके बदले में हमें क्या दे दो? उसके बदले में हमें दे दो रोकड़ा यानी कि मनी, कैश, फंड। और फाइनली उस फंड का यूज कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने के लिए करती है। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब यह है कि कंपनी मार्केट में इक्विटी शेयर विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, बॉन्ड और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाला सिक्योरिटी, उसकी बेसिस पे कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है और पैसा उठा के अपने बिजनेस के लिए यूज करती है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सभी लोगों को पता है यार। बोलोगे सर क्या बता रहे हो, 11 12 सारे के सारे स्टैंडर्ड पे हमने ये पढ़ा हुआ है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, पढ़ा हुआ है, ऐसे ही होता है, राइट। तो लेकिन मैं तुम्हें वो बता ही नहीं रहा हूं जो तुम समझ रहे हो। मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूं कि इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैसे होता है, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैसे होता है, इश्यू ऑफ डिबेंचर कैसे होता है। आपने फाउंडेशन लेवल पे इंटर या 12th में आपने ऑलरेडी कंपनी अकाउंट स्टडी किया होगा। आज मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। वहां आपने देखा होगा कि कंपनी शेयर्स इश्यू करके पैसा लेती है। आज हम बात करेंगे कि कंपनी शेयर्स लेके वापस पैसा लौटा रही है। बिल्कुल सही सुना आपने। अब लेने का नहीं, अब देने का समय आ गया है। यानी कि अब हम हमारे शेयर्स अपने यानी कि अब हम हमारे शेयर्स और सिक्योरिटी शेयर होल्डर से या सिक्योरिटी होल्डर से वापस ले लेंगे और उनको उनका पैसा लौटा देंगे। आप कहेंगे सर कंपनी को ऑपरेशंस के लिए फंड की आवश्यकता होती है, तो कंपनी को जब फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है, सिक्योरिटीज इशू करके पैसा ले लेती है। बात समझ में आती है। तो कंपनी पैसा लौटाती क्यों है? सवाल का जवाब बहुत सिंपल है। कैसे? पैसे की जरूरत थी, हमने आपसे पैसा ले लिया। अब पैसे की जरूरत नहीं है, हम आपको पैसा लौटा रहे हैं। सीधे शब्दों में मैं कहूं तो मुझे जब अपने ऑपरेशन चलाने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने आप लोगों से कहा लीजिए शेयर्स, दीजिए पैसा, और पैसा लाके अपने बिजनेस में यूज कर लिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि यार मेरा बिजनेस तो जबरदस्त चला है, मैंने तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है, आज मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो क्यों ना जिन लोगों से पैसा लिया गया था अब उनको पैसा लौटा दिया जाए। ये कोई एक रीजन नहीं है बायबैक का, लेकिन हाँ ये एक बहुत बड़ा रीजन है बायबैक का। अभी आगे चल के और इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन प्राइमरीली आप समझ लीजिए कि इस टॉपिक पे हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि कंपनी शेयर्स इशू कैसे करेगी। इस टॉपिक में हम ये बात करने वाले हैं कि कंपनी बायबैक कैसे करेगी और कैसे से पहले क्यों करेगी। ठीक है, बिल्कुल सही सुना आपने, कैसे से पहले क्यों करेगी। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि क्यों करेगी? देखिए समझिए, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच से समझे तो किसी भी कंपनी में सबसे पहले मैनेजमेंट प्लान करता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। सेकंड थॉट पे ये बात देखी जाती है कि क्या ऐसा कर पाना कंप्लायंसेस के पर्सपेक्टिव से, यानी कि जो भी प्रिवेलिंग लॉ है उस कंट्री में, क्या उसके पर्सपेक्टिव से वो अलाउ है या नहीं है। फाइनली मतलब सबसे पहले क्या हुआ, करना है, फिर सेकंड अलाउ है कि नहीं है। जैसे आपने सोचा कि हमें घूमने जाना है, लॉकडाउन है,
सब कुछ बंद है, कोविड चल रहा है, सभी लोगों को अंदर बंद कर रखा है। आपने सोचा मुझे घूमने जाना है, ये आपने सोचा, सेकंड थॉट प्रोसेस क्या है, क्या रेस्ट्रिक्शन हटा दिए गए हैं, क्या रेस्ट्रिक्शन लिफ्ट कर लिए गए हैं, क्या आप अलाउड है मार्केट प्लेस में पब्लिक के बीच में घूमने के लिए, फिर हाँ अगर है फिर आप जाके अल्टीमेटली उसको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। सिमिलरली कभी भी किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस में, बिजनेस का मोड कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले ये सोचा जाता है कि ये करना है, फिर इस बारे में बात की जाती है कि क्या ये अलाउड है, फिर लास्ट प्रोसेस आती है कि चलो ठीक है अब ये हो गया, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड किया जाए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे सिलेबस में हमारे लिए लास्ट वाला पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनली हम तो है अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट जो है वो पोस्टमार्टम का काम करता है, यानी कि सब हो जाने के बाद उसका लेखा जोखा कैसे किया जाए, ये हमारा काम है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के इस एरा में हमारा काम स्टार्टिंग से शुरू होता है, यानी कि पहले हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि बायबैक करने से क्या फायदा होगा, फिर हम ये देखते हैं कि क्या ये अलाउड है। जब मैं कहता हूं अलाउड है मतलब क्या लॉ अलाउ करता है, कौन सा लॉ अलाउ करता है। बाय डिफॉल्ट आप सभी जानते हैं कि अगर आप कंपनी हैं तो यू हैव टू बी गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रिलेटेड रेगुलेशन, यानी कि आपको कंपनीज एक्ट 2013 की बात सुननी पड़ेगी। आपके सोच लेने से कुछ नहीं होता है कि मैंने सोचा मैं कर लूंगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्या कंपनीज एक्ट 2013 वो करने की परमिशन आपको देता है कि नहीं देता। आर यू विथ मी, आर यू विथ मी, कि आपको आ रही है मेरी बात समझ में कि क्या कंपनीज एक्ट 2013 मुझे वो करने की परमिशन देता है या नहीं देता है। फाइनली सब हो जाने के बाद हम कैसे उसकी अकाउंटिंग करेंगे वो भी हमारा ही काम है। तो मैं शुरू करूंगा कि बायबैक क्यों प्लान किया जाता है, देन वी विल टॉक अबाउट कि क्या ये परमिसिबल है, ठीक है। देन अगर परमिसिबल है तो उसके बाद फाइनली हम देखेंगे कि उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। जिस जैसे में मैंने आपसे कहा डेफिनेटली प्रैक्टिकल वे में हम ऐसे ही करते हैं। यूजुअली अपने एकेडमिक एंगल से मैं बात करूं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो क्यों करना है इस पे कोई मतलब नहीं है। हमको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि वो परमिसिबल है या नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने 3 पार्ट का है, करना है, अलाउ है या नहीं है, थर्ड कर लिया तो उसको कैसे बुक करना है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट पार्ट में तो ऑलरेडी वो स्टोरी सुना दी होंगे, वो कहेंगे हम बायबैक प्लान कर रहे हैं, तो वो आपसे पूछेंगे कि भैया हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप जानकार व्यक्ति हो, बताओ कि कंपनीज एक्ट की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको ध्यान में रख के हम बायबैक कर सकते हैं कि नहीं, बताओ हमें, ठीक है। वो आपसे चेक करने को कहेगा। फिर अगर कर सकते हैं तो फिर बोलेगा कि चलो इसकी एंट्रीज मार के दिखाओ। बाय डिफॉल्ट मैं आपको बता दूं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो इंस्टीट्यूट टाइम पास नहीं करने वाली है। इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं बोलेगी चलो बताओ कर सकते कि नहीं कर सकते और फाइनली वो नहीं कर सकते। यूजुअली 99.99% केसेस में जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वहां आप बायबैक कर ही सकते होगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर ने कहा, और ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आया है तो कर सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख के निकल जाएंगे और 12-15 मार्क्स ले लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट कि क्यों कर सकते हैं, वो सब पॉइंट हम इस पे बात करेंगे। आई होप कि सभी लोग मेरे साथ हैं, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि कंपनी बायबैक क्यों प्लान करती है। तो देखिए कोई भी कंपनी का बायबैक प्लान करने के पीछे सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है, वो ये होता है कि यार हमारे पास सरप्लस कैश है, क्यों ना उस सरप्लस कैश को लौटा दिया जाए, क्यों ना उस सरप्लस कैश को लौटा दिया जाए। सर लौटाने से क्या फायदे होंगे और रखने से क्या नुकसान होंगे। डेफिनेटली रखने से कुछ नुकसान भी होंगे और लौटाने से वो नुकसान हट जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो बेनिफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो देखो सबसे पहले सरप्लस कैश है तो लौटाना है, अब जरूरत नहीं है तो क्या करें, हम अपने पास अल्टीमेटली फंड रख के क्या करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर इस बात को समझाऊं, अब मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपीज है, जस्ट मिनट, सॉरी रियली सॉरी, मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपीज है। अब अगर आपने मुझे अपने 100 रुपीज मुझे दे रखे हैं, ठीक है, आपने मुझे 100 रुपीज दे रखे हैं और मान लीजिए कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इसके ऊपर 4% का रिटर्न कमाऊं। कितना रिटर्न कमाऊं? 4% का। यानी कि अगर आपने मुझे 100 रुपीज दे रखे हैं और मैं इस पर 4% का रिटर्न कमाऊं, यानी कि आप उम्मीद करते हैं कि 100 रुपए
मैं इन्वेस्ट करूं और 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे मैं आपको 4 रुपए कमा के दूं। सुनिएगा मेरी बात को बड़ा ध्यान से, आपको समझ में आएगा कि क्यों कंपनियां सरप्लस कैश को लौटाना चाहती है। साथ ही साथ इसके आगे जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बताऊंगा वो भी आप लिंक कर पाएंगे। तो देखिए, आपने मुझे 100 रुपए दे रखे हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उस पर 4% आपको कमा के दूं, यानी कि 4 रुपए मैं आपको रिटर्न कमा के दूं बाय वे ऑफ डिविडेंड। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाय वे ऑफ डिविडेंड मैं आपको 4 रुपए कमा के दूं, ऐसा आप एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, परफेक्टली फाइन है। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मान लीजिए कि मैं 4% नहीं मैं 5% कमा रहा हूं, तो कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा काम कर रहा हूं? बताइए जल्दी, प्लीज प्लीज बोलिए, कितने लोग सहमत हैं कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा काम कर रहा हूं? यानी कि जहां आपने उम्मीद की थी कि 4% हमें कमा के दे दो, मैं आपको 4 नहीं पूरा 5% कमा के दे रहा हूं। तो डेफिनेटली आई हैव ओवर परफॉर्म्ड योर एक्सपेक्टेशन, यानी कि मैंने आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेटर आपको परफॉर्म करके दिया है। तो डेफिनेटली मैं अच्छा हूं, मेरी वैल्यू बढ़नी चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप लोग पढ़ते हैं कि अगर आप ज्यादा देंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, कम देंगे तो वैल्यू कम होगी, ज्यादा मार्क्स आएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, कम मार्क्स आएंगे तो वैल्यू कम होगी, इस फैक्टर को देखते हुए। ठीक है, तो सबको अच्छा लग रहा है, हाँ यार सर ने तो हमको 4% का, हम तो 4 ही सोच रहे थे, सर ने हमको 5% कमा के दिया, वाह यार छा गए, जबरदस्त, एक नंबर काम किया। लेकिन सुनो, अब प्रॉब्लम क्या है, तुम सोचते थे कि मैं तुमको 100 रुपए पे 4% के हिसाब से 4 रुपए कमा के दूं, तुम सोचते थे। मैंने 5% कमाया, तो प्रॉब्लम क्या है कि मैं 100 रुपए इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहा हूं। मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है ना, वो ओनली ₹4.50 है, यानी कि मैं केवल और केवल 50 रुपए ही इन्वेस्ट कर सकता हूं। यानी कि मेरे पास है 100 रुपए, पर मेरे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि मेरी बिजनेस में जो फंड की नीड है वो केवल 50 रुपए है। तो अब भलाए मैं 5% कमाता हूं, पर ये 5% मैं कितने पे कमाऊंगा? 5% पे। जब मैं 5% कमाऊंगा 5% पे, तो मैं आपको 4 रुपए नहीं, मैं आपको 2.5 रुपए दूंगा। अब बताओ, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं तुम्हें 4% कमा के दूं। सच्चाई ये है कि मैं तुम्हें 4 नहीं, मैं तुम्हें 5% अर्न करके दे रहा हूं। पर प्रॉब्लम ये है कि तुमको लगता था कि मैं 100 रुपए के ऊपर तुम्हें 4% कमा के दूं, क्योंकि तुम्हारे 100 रुपए मेरे पास है, पर मेरे पास जो 100 रुपए है उसमें से 50 रुपए मेरे लिए सरप्लस पैसा है, उसकी मेरे को कोई जरूरत नहीं है, उसे मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, मेरे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि तुम 50 रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इस एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं ये बात। तो अभी क्या हो रहा है कि मैं तुम्हें 4 रुपए की जगह 2.5 रुपए दे पाऊंगा। अब देखो, जो पब्लिक बैठी हुई है वो सोचेगी, क्या यार हमने तो सोचा था कि 100 रुपए दिए हैं, 4% कमा के, मतलब 4% इसके ऊपर अर्न करके हमको 4 रुपीज का रिटर्न मिलेगा, पर ये तो क्या कंपनी निकली यार, ये तो हमको 2.5 रुपए दे रही है। तो एक बात ध्यान रखना, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दूंगा तो वैल्यू बढ़ेगी, एक्सपेक्टेशन से कम दूंगा तो वैल्यू कम होगी, ये हम सबको पता है, राइट? हायर द एक्सपेक्टेशन लोअर द वैल्यू, वो एक्चुअल की बात है। ठीक है, तो अगर मैं आपकी एक्सपेक्टेशन से बेटर दूंगा तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी, मैं आपकी एक्सपेक्टेशन से कम दूंगा तो मेरी वैल्यू कम होगी। तो इस केस में क्या होगा कि कंपनी की वैल्यू डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, यानी कि कंपनी की वैल्यू कम होगी। लोग कहेंगे यार हम तो 4% सोचते थे, हमको तो यहाँ पे केवल, आप पता है क्या सोचोगे? आप सोचोगे क्योंकि 4 रुपए मिलते 4% के हिसाब से, तो आपको 2.5 मिले, तो आपको क्या लगेगा कि मैं 2.5% का रिटर्न अर्न कर रहा हूं। तो लोग कहने लग जाएंगे कि यार ये कंपनी एक्सपेक्टेशन से कम कमा के देती है, तो अल्टीमेटली लोगों की नजरों में कंपनी की वैल्यू डाउन होने लग जाएगी। जबकि सच क्या है बताओ? आर यू विथ मी? क्या आप लोग हैं मेरे साथ? क्या आपको समझ में आ रहा है? बोलिए। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि वैल्यू कम है क्या? नहीं, देखा जाए तो मैंने आपकी एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म किया, उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि मैंने बेटर परफॉर्म नहीं किया। और उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन ये है कि आप उम्मीद करते हैं कि मैं 100 रुपए पे 4% के हिसाब से कमाऊं,
मैं कमाता तो 5% हूं, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, पर प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास है 100 रुपए, बट मेरे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज केवल और केवल 50 रुपए की है। इस कारण से मार्केट में रूमर्स फैल रही है कि यार ये तो एक्सपेक्टेशन से कम अर्न करके देते हैं। अकॉर्डिंगली मार्केट में हमारी कंपनी की वैल्यू डाउन हो रही है। क्या हो रही है? डाउन हो रही है। तो हम अपने सीए साहब से पूछते हैं कि सीए साहब कृपया करके हमारी हेल्प कीजिए कि हम तो एक्सपेक्टेशन से बेटर कमा के दे रहे हैं, हम 4% लोग उम्मीद करते हैं, हम 5% कमा के दे रहे हैं, तब भी मार्केट में हमारी वैल्यू क्यों डाउन हो रही है। तो सीए साहब हमें राय देते हैं, सीए साहब हमें बताते हैं कि एक्चुअली आपका परफॉर्मेंस में कोई डाउट नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, but the problem is that public is expecting you to earn on 100 rupees, but you can't earn on 100 rupees because you only have a investment opportunity for rupees 50. So why don't you pay back their 50 rupees? क्या कहा मैंने कि वाई डू यू पे देयर 50 रुपीज बैक, यानी कि आप पब्लिक के 50 रुपए पब्लिक को वापस दे दो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास पड़ा हुआ था, जैसे ही वो पब्लिक के पास वापस चला जाएगा तो अब आपके पास रहेंगे 50 रुपए। पब्लिक अब आपसे उम्मीद करेगी कि 50 रुपए पे 4% के हिसाब से आप उनको 2 रुपए कमा के दें, लेकिन अब आप 50 रुपए पे कितना कमा के देंगे? 5%, यानी कि आप उनकी एक्सपेक्टेशन से 50 पैसा ज्यादा अर्न करके देंगे। क्या कहा मैंने? अब आप पब्लिक की एक्सपेक्टेशन से 50% ज्यादा अर्न करके देंगे। तो अब मुझे फिर बताइए, अब कुछ नहीं किया हमने, केवल एक छोटा सा स्ट्रेटेजी लगाया कि जो सरप्लस पैसा है वो पब्लिक को लौटा दो, तो पब्लिक ऑटोमेटिकली सोचेगी कि 50 पे 4% कमा के देंगे यानी कि 2, और हम कमा के देंगे 50 पे 5% यानी कि 2.5, यानी कि पब्लिक की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। जब हम पब्लिक की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा देंगे तो स्वाभाविक सी बात है हमारी कंपनी की वैल्यू जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो एक तीर से दो शिकार, मतलब सरप्लस कैश अगर आप वापस लौटाएंगे तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये पड़ेगा कि आप अपना सही जो फंड यूज कर रहे हैं उस पर रिटर्न अर्न करके देंगे तो आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। इसके अलावा जब बायबैक की बात की जाती है तो मार्केट में भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जाता है। पॉजिटिव सेंटीमेंट कैसे जाता है? देखो, मांगने के लिए सब खड़े हुए हैं। क्या होता है, अगर आप लोन मांगने जाते हैं तो आपकी वैल्यू डाउन होती है, आप पैसा मांग रहे हैं, आपको पैसे की जरूरत है, जो देता है उसकी वैल्यू बढ़ती है। इसको मैं आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, राइट। अगर मान लीजिए कि मैं ऑलवेज लोन मांगता हूं, तो मैं जब भी किसी के सामने जाऊंगा तो सब लोग ये सोचेंगे अरे आ गया यार, वापस से पैसा मांगने आ गया यार, वापस से फंडिंग की रिक्वायरमेंट करेगा, इसको वापस से पैसा चाहिए, यानी कि मेरी जो एक इमेज है वो मार्केट में थोड़ी सी अलग रहेगी। लेकिन वही मान लीजिए कि मैं हूं, लोग आते हैं यार 100 रुपए दे, ले 100 रुपए, या 500 रुपए, क्या आदमी है यार, कितना पैसा है यार, लोगों को बांटता रहता है, मेरी जो इमेज है मार्केट में वो एक अलग रहेगी। तो व्हाट आई मीन टू से, व्हेन अ कंपनी प्लान फॉर बायबैक, एक्चुअली कंपनी इज गिविंग अ वेरी पॉजिटिव मैसेज टू द पब्लिक, यानी कि शेयर होल्डर और मार्केट में सभी को कंपनी एक पॉजिटिव मैसेज देती है कि देखिए भैया, हमारे आज अगर हम लोगों को शेयर वापस लेके पैसा दे रहे हैं, यानी कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग है, हम कैश रिच कंपनी है, वी हैव बेटर प्लानिंग, राइट। तो अल्टीमेटली सरप्लस कैश लौटाना एक ऑब्जेक्टिव होता है। सेकंड होता है मार्केट को एक पॉजिटिव बूस्टर मैसेज देने का। थर्ड ये होता है कि अल्टीमेटली जब आप शेयर्स का सरप्लस कैश लौटाते हैं तो आपका शेयर का प्राइस भी मार्केट में बढ़ता है। कैसे, ये मैंने बताया। इसके अलावा ईपीएस पे भी आपका इंपैक्ट पड़ता है, राइट। तो ये रीजन है, यानी कि आप फिर से सुनिएगा, बायबैक क्यों करते हैं? सरप्लस कैश लौटाने के लिए। सरप्लस कैश लौटाएंगे, उससे क्या होगा, मार्केट में पॉजिटिव मैसेज जाएगा, अच्छी बात है। और क्या होगा, कंपनी के शेयर का वैल्यूएशन इंक्रीज होगा, क्योंकि अब कंपनी सही पिक्चर रिफ्लेक्ट करेगी, कंपनी का ईपीएस भी इंक्रीज होगा, अकॉर्डिंगली ईपीएस इंक्रीज होगा तो उससे भी शेयर प्राइस बढ़ेगा। सर ईपीएस कैसे इंक्रीज होगा, चलो ये भी समझा देते हैं। आई होप सो कि जो मैं कह रहा हूं ये सभी लोगों को बड़ी ईमानदारी से और प्रॉपरली समझ में आ रहा है। आई होप सो एवरीवन इज विथ मी, और सभी लोगों को बड़ी ईमानदारी से समझ में आ रहा है कि मैं क्या आप लोगों को बता रहा हूं, राइट। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई कंसर्न, तो प्लीज रेज योर क्वेश्चन एंड यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो देखिए, अब नंबर ऑफ शेयर्स ईपीएस पे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि पहले मैं 1 लाख रुपए कमाता था,
मेरे पास 10,000 शेयर्स थे, ये INR मतलब मेरी अर्निंग है और 10,000 मेरे शेयर्स है, ठीक है। अभी अगर आप ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर कितना कमा के देता है। तो अर्निंग को अगर आप डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करते हैं तो ईपीएस आ जाएगा आपका। तो अगर आप 1 लाख डिवाइड बाय 10,000 करेंगे तो आपका 10 रुपीज का ईपीएस आ जाएगा। तो अभी आपकी कंपनी 10 रुपए का ईपीएस कमाती है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि यूजुअली कंपनी जब बायबैक प्लान करती है तो उनका ऑब्जेक्टिव सरप्लस कैश लौटाना होता है। सरप्लस कैश है, इसका मतलब यह है कि पैसा तो है लेकिन अल्टीमेटली वो पैसा हमारी अर्निंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, राइट। मतलब वो पैसा अगर मैं किसी को लौटा भी दूंगा तो मेरी अर्निंग पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर मैं अपने ओरिजिनल एग्जांपल पे जाऊं, जहां मेरे पास थे 100 रुपए पर मैं इन्वेस्टमेंट 50 रुपए ही करता था, तो मैं कमाता 50 रुपए पे ही था। तो अगर मैं 100 रुपए में से 50 रुपए वापस भी लौटा दूं तो भी मेरी अर्निंग पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। रीजन, क्योंकि वो 50 रुपीज जो मैंने लौटाए हैं वो सरप्लस है। यानी कि अगर मान लो एक कंपनी आउट ऑफ 10,000 शेयर अगर फॉर एग्जांपल 5,000 शेयर का बायबैक कर लेती है, और बायबैक कैसे करती है, यूजिंग सरप्लस कैश, तो अल्टीमेटली अर्निंग पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। रीजन, क्योंकि वो सरप्लस कैश आपकी अर्निंग में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं कर रहे थे। लेकिन क्योंकि आपने 5,000 शेयर्स बायबैक कर लिए तो पोस्ट बायबैक, मतलब ये वाला जो सिनेरियो है ये आपका प्री है और ये वाला जो सिनेरियो है ये आपका पोस्ट है, राइट। तो पोस्ट बायबैक क्या होगा कि अब आपके पास 10,000 नहीं, अब आपके पास 5,000 शेयर्स रहेंगे। तो अब आपके पास अगर 5,000 शेयर्स रहेंगे तो आपका जो ईपीएस है वो जस्ट डबल 20 रुपीज हो जाएगा। यानी कि पहले जहां आपका कंपनी का एक शेयर 10 रुपए कमा के देता था, पोस्ट बायबैक वही शेयर अब 20 रुपए का ईपीएस दिखाएगा। तो अगेन इसे हम कहते हैं इंडिकेटर्स, राइट, परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो लोग देखेंगे वायर, यानी कि ये कंपनी पिछले साल एक शेयर पे 10 रुपए कमा के देती थी, अब यही कंपनी एक शेयर पे 20 रुपए कमा के दी, वाओ कंपनी का परफॉर्मेंस कितना इंप्रूव हो रहा है। सच्चाई ये है कि कंपनी की अर्निंग वही की वही बनी हुई है, पर कंपनी ने सरप्लस कैश को जो निकाल दिया उसी कारण से अब मेजरमेंट बिल्कुल सही बैठ गया है, राइट। तो अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट भी कंपनी के शेयर वैल्यूएशन पे पड़ेगा। तो अल्टीमेटली बायबैक जो है वो एक सोची समझी साजिश के तहत, यानी कि साजिश मैं कह रहा हूं पर वो सास बहू वाली साजिश नहीं है। साजिश जब मैं कह रहा हूं तो मतलब एक पॉजिटिव वे में कॉर्पोरेट प्लानिंग करता है और वो प्लानिंग करके वो बायबैक को एग्जीक्यूट करता है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां बायबैक करती है, जैसे टाटा हुआ, आईबीएम हुआ, राइट, इन्फोसिस हुआ, ये काफी बड़ी बड़ी कंपनियां बायबैक करती है। अभी स्टार्टअप्स वगैरह के केस में भी बायबैक काफी देखने को मिलता है। आप बोलेंगे सर स्टार्टअप कौन सी बड़ी कंपनी होती है, नहीं होती, लेकिन स्टार्टअप में भी आपको बायबैक देखने को मिलता है। स्टार्टअप कंपनीज में यूजुअली क्या होता है, आज की डेट में आप लोग सभी लोग स्टार्टअप कॉन्सेप्ट को जानते हैं। स्टार्टअप का मतलब जो न्यू कंपनीज स्टार्ट होती है, तो यूजुअली स्टार्टअप में क्या होता है कि आई हैव अ आइडिया बट आई डोंट हैव मनी। मेरे पास आइडिया है बट मेरे पास मनी नहीं है। बट रतन टाटा जी, उनके पास डेफिनेटली, उनको मैं ये नहीं कह सकता आइडिया नहीं है, लेकिन उनके पास मनी भी है, उनके पास दोनों है और उन्होंने बहुत कर लिया यार, उन्होंने बहुत डाइवर्सिफिकेशन कर लिया, बहुत एक्सप्लोर कर लिया, इधर उधर लगा दिया। तो आज की डेट में रतन टाटा और कई सारे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, या इनफैक्ट बहुत बड़े ना हो फिर भी, जैसे आप शार्क टैंक भी अगर आप सोनी पे देखते हैं तो वहां क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि मेरे पास आइडिया है, आई विल गो टू रतन टाटा जी और मैं उनसे कहूंगा सर आई एम हैविंग अ वंडरफुल आइडिया बट मेरे पास पैसा नहीं है। तो रतन टाटा जी क्या करेंगे, वो बोलेंगे चल हम फंडिंग करते हैं तेरे को। तो अल्टीमेटली क्या होगा, रतन टाटा जी जो है वो मुझे मेरी कंपनी के शेयर्स बाय कर लेंगे, जैसे आप शार्क टैंक में भी देखते हैं, और वो मुझे फंड दे देंगे। मैं और रतन टाटा जी पहले से ही अग्री कर लेंगे कि मुझे उनका सपोर्ट इनिशियल ईयर के लिए चाहिए। तो मैं और रतन टाटा जी एक अग्रीमेंट साइन कर लेंगे कि भैया ऐसा है कि आज से इतने साल बाद हम अपने शेयर्स वापस से बायबैक करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। जरूरी नहीं है डिस्ट्रॉय करें, जरूरी नहीं ऐसा हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, राइट। तो हम कहेंगे कि हम अपने शेयर बायबैक कर लेंगे। तो एवरीथिंग मे बी अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, राइट, ठीक है। तो बायबैक जो है उसका सबसे प्राइमा फेसी ऑब्जेक्टिव है सरप्लस कैश को बाहर करना। जैसे ही आप सरप्लस कैश को बाहर करते हैं आपका ईपीएस इंप्रूव होता है, आप मार्केट की एक्सपेक्टेशंस पे कि अगर ऊपर परफॉर्म करते हैं तो आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ती है, नीचे परफॉर्म करते हैं तो डाउन होती है, अकॉर्डिंगली वो फायदा आपको मिलता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप पढ़ते ही है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। तो अल्टीमेटली आप बायबैक के थ्रू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को भी अचीव
कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, बायबैक के थ्रू आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर सकते हैं। तो ये फायदे हैं बायबैक करने के। बिल्कुल, एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, क्वेश्चन क्या आ रहा है, सर हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल नाम का एक टॉपिक पढ़ा था सर, और आप पढ़ा रहे हो बायबैक। वहां भी हम कंपनी अकाउंट में यही पढ़ते थे कि कंपनी क्या करती थी, इशू किए गए शेयर्स को वापस ले लेती थी और पैसा लौटा देती थी। आप यहां पर भी वही बात कर रहे हैं, तो क्या दोनों सेम है सर, कि दोनों का नाम का ही डिफरेंस है? वो ये प्रेफरेंस ये बायबैक आपका इक्विटी का होता है और वो आपका प्रेफरेंशियल्स का होता था, क्या डिफरेंस है? ये मेरे पास एक डाउट आया है। तो चलो इसको समझाते हैं क्या है। तो जब आप बात करते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बिल्कुल सही सुना आपने, प्रेफरेंस शेयर का होता है, इक्विटी का तो रिडम्पशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस है ही है, पर इसमें एक टेक्निकल डिफरेंस और है, एक टेक्निकल डिफरेंस और है। एक मैंने क्या कहा कि सीधी बात है, रिडम्पशन केवल प्रेफरेंस शेयर्स का हो सकता है, रिडम्पशन इक्विटी का नहीं हो सकता। इक्विटी का तो मतलब ही अंतिम होता है ना, तो उनको तो ऑलवेज अंत में ही मिलता है। ठीक है, बायबैक इज ए एक्सेप्शन। लेकिन इसके अलावा भी एक टेक्निकल डिफरेंस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स में है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में कंपनी क्या करती है कि पहले से बताती है कि इतने साल बाद मैं ये शेयर्स बाय कर लूंगी आपसे और आपका पैसा लौटा दूंगी। कंपनी वैसा करती भी है, लेकिन कंपनी उन शेयर्स को वापस से री इश्यू करके पब्लिक से पैसा ले सकती है। मतलब मैंने आज आपको 5000 प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए, कहा 5 साल बाद मैं आपको आपका पैसा लौटा दूंगा, तो 5 साल बाद मैं आपसे 5000 शेयर्स ले लूंगा और आपको पैसा लौटा दूंगा। फिर मेरे को 2 साल बाद लगता है कि मुझे पैसे की जरूरत है, मैं फिर वो शेयर इश्यू कर सकता हूं, मैं फिर मार्केट से पैसा उठा सकता हूं। रीजन समझना, क्योंकि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इसलिए नहीं हो रहा है कि आपके पास सरप्लस कैश है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने स्टार्टिंग से लोगों से कह रखा था कि 5 साल बाद हम आपको पैसा लौटा देंगे। एक तरीके से प्रेफरेंस शेयर इश्यू करना और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद लौटा देना इज लाइक अ लोन, इज लाइक अ लोन, कि मैंने आपसे लोन लिया 5 साल के लिए और 5 साल बाद मैं उस लोन का रीपेमेंट आपको कर दूंगा। तो कर दूंगा का मतलब ये है ना, या करना ही पड़ेगा। मैंने आपसे कहा है कि 5 साल बाद मैं लौटा दूंगा, नहीं लौटाऊंगा तो मेरी क्रेडिटेबिलिटी चली जाएगी, तो मुझे लौटाना ही है। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे अगर फिर पैसे की जरूरत है तो मैं फिर से लोन नहीं ले सकता, मैं फिर ले सकता हूं। तो अकॉर्डिंगली कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि आप जब प्रेफरेंस शेयर इश्यू करते हैं, आप कहते हैं कि मैं 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, व्हाटएवर, राइट, मैं ये पैसा आपको लौटा दूंगा। तो टाइम पे अपने जो प्रॉमिस है उसको पूरा कीजिए, यानी कि पब्लिक का पैसा लौटाइए। और अगर आपको लगता है कि बाद में आपको फिर से पैसे की जरूरत है, आप फिर से पैसा ले लीजिए। लेकिन मतलब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के केस में अ कंपनी कैन रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर एंड कंपनी कैन री इश्यू दो शेयर टू रेज कैपिटल अगेन, यानी कि वापस से वो शेयर को इश्यू करके कंपनी कैपिटल रेज कर सकती है। लेकिन अगर हम बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं, कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। यानी कि बायबैक के केस में क्या होता है कि कंपनी से कहता है कि बॉस आपने पैसा मांगा था, आपने कहा अब पैसा बहुत हो गया है, तो इस पैसे को आप लौटाना चाहते हो तो आप शेयर को बायबैक करो, डिस्ट्रॉय कर दो। यानी कि इन शेयर्स को आप वापस से री इश्यू नहीं कर सकते। मतलब प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन और इक्विटी बायबैक में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि प्रेफरेंस शेयर जब आप रिडीम करने जाते हैं तो लिए गए शेयर वापस से री इश्यू करके पैसा उठाया जा सकता है। लेकिन इक्विटी के केस में अगर आपके पास मान लीजिए 10,000 शेयर थे, आपने 5,000 शेयर बैक कर लिए, तो वो शेयर को आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अब कोई चीज तो है नहीं कि फाड़ फूड़ के खत्म कर दिया, जला दिया, फेंक दिया, राइट। तो अल्टीमेट डिस्ट्रॉय का मतलब ये है कि आपकी कैपिटल में से वो कट हो जाएगा और अल्टीमेटली आप उसको री इश्यू नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के केस में आप उसे री इश्यू कर सकते हैं। तो ये एक डाउट था बच्चे का कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और बायबैक में क्या डिफरेंस है। रिडम्पशन की मैं बात करूं दूसरे लेवल पे, तो जब मैं रिडम्पशन करने जाता हूं तो कोई मुझसे कुछ कहता नहीं है, मतलब कोई मुझे मना नहीं करता कि तुम रिडम्पशन मत करो। लेकिन जब मैं बायबैक करने जाता हूं तो लोग कहता है थांबा 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 थांबा, मतलब क्यों? क्योंकि रिडम्पशन तो
करना ही था समय के हिसाब से। बायबैक आप समय के हिसाब से नहीं कर रहे हो, तो बायबैक के पीछे आपके मालाफाइड इंटेंशन तो नहीं है, ये लॉ चेक करना चाहता है। तो चलो, अभी मैंने आपसे स्ट्रेटेजी के बारे में बात करी कि व्हाई कंपनीज प्लान फॉर बायबैक, यानी कि कंपनियां बायबैक के लिए प्लान क्यों करती है। ठीक है, तो कंपनियां बायबैक के लिए क्यों प्लान करती है ये हमने डिस्कस किया। A company having sufficient cash may decide to buy back its own share, यानी कि अगर कंपनी के पास सरप्लस कैश है तो कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करने का प्लान कर सकती है। इसके अलावा द फॉलोइंग मे बी द ऑब्जेक्टिव एडवांटेजेस ऑफ द बायबैक ऑफ शेयर्स। पहला, to increase earning per share if there is no dilution in company's earning as the buyback of share reduces the outstanding number of share। जो मैंने एग्जांपल दिया था कि कंपनी अगर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर करती है तो उससे क्या होता है कि कंपनी की अर्निंग पे यूजुअली कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बायबैक यूजुअली सरप्लस कैश का यूज करके किया जाता है। अल्टीमेटली बायबैक करने से आपकी अर्निंग डाइल्यूट नहीं होती, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं इसीलिए आपका ईपीएस बढ़ जाता है। Second, to increase promoter holding as the share which are bought back are cancelled। जैसे मैंने आपसे अभी एक एग्जांपल दिया था कि यूजुअली स्टार्टअप के केस में क्या होता है कि हम जैसे लोग जाते हैं रतन टाटा जी के पास, जाके बोलते हैं भैया हमारे पास आइडिया है पर पैसा नहीं है सर। तो सर क्या करते हैं, बोलते हैं लो पैसा ले लो। फिर हम सर से कहते हैं सर 10 साल बाद पैसा भी आ जाएगा, स्टार्टअप चल जाएगा सर, तो फिर आप अपने शेयर हमको वापस कर देना, हम आपको आपका पैसा लौटा देंगे। तो अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ाना। क्योंकि आइडिया किसका था, मेरा। कम बिजनेस किसका है, मेरा। लेकिन मैंने इनिशियली उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट लिया था, तो मैं बाद में बायबैक करके अपना प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा दूंगा। क्योंकि अभी हो सकता है कि मेरा 60% है, उनका 40% है। अगर मैंने उनके शेयर्स लेके कैंसिल कर दिए तो मेरा 60 विल गेट कन्वर्टेड इनटू 100%। करेक्ट? ठीक है, तो दीज आर द पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो इसके अलावा टू डिस्करेज अदर्स टू मेक हॉस्टाइल बिड टू टेक ओवर द कंपनी एज द बायबैक विल इंक्रीज द प्रमोटर होल्डिंग। अगेन वही वाली बात है कि अगर मेरा होल्डिंग बढ़ जाएगा, हॉस्टाइल का मतलब होता है जबरदस्ती बाय कर लेना, तो अगर मेरा परसेंटेज कंपनी में बढ़ जाएगा तो कौन मुझे जबरदस्ती बाय करेगा। लेकिन आज अगर मेरे पास 60% है, 40% टाटा जी के पास है, अभी मान लीजिए कोई आए और उनको कन्विंस करके 40% उनसे ले ले, तो अल्टीमेटली कल से मुझे उसकी दखलंदाजी भी झेलनी पड़ेगी, सामने वाले की दखलंदाजी भी झेलनी पड़ेगी। टाटा जी तो कुछ नहीं कहते थे, है ना, लेकिन हो सकता है दूसरा जो आएगा वो कीड़ा करेगा, दुनिया भर के सजेशन देगा, प्रॉब्लम करेगा, मेरे डिसीजन में टांग अड़ाएगा। काम ही होता है लोगों का टांग अड़ाना, क्या कर सकते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली मुझे उसमें भी फायदा होगा। To support the share price on stock exchange when the share price in the opinion of the company management is less than its worth, specifically in the depressed market। मैंने आपको बड़े स्टार्टिंग में एक बात समझाई थी कि क्या होगा, आपने मुझे 100 रुपए दे रखे हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि मैं आपको 4% के हिसाब से 4 रुपए कमा के दूं। मैं भलाए 5% कमाऊंगा, लेकिन क्योंकि मेरे पास सरप्लस कैश है तो मैं हो सकता है कि आपको 2.5 रुपए कमा के दूं। तो पब्लिक ये समझेगी कि हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है। जब कंपनी पब्लिक ये सोचेगी कि कंपनी हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रही है, तो हो सकता है कि मेरी कंपनी के शेयर के प्राइसेस डाउन हो जाए, तो उससे भी मुझे हेल्प मिल सकती है बायबैक से। To pay surplus cash to shareholder when the company does not need it for the business, right? Right or not? Right, correct। ठीक है, तो ये था कि कंपनियां बायबैक के बारे में क्यों प्लान करती है, यानी कि कंपनीज बायबैक के बारे में क्यों सोचती है। कई लोग आर्गुमेंट ये भी देते हैं कि कंपनी बायबैक ही क्यों करना चाहती है। एक और ऑप्शन है, कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट के भी सरप्लस कैश कम कर सकती है। एब्सोल्युटली राइट, कंपनी डिविडेंड बांट के भी सरप्लस कैश लौटा सकती है। लेकिन बायबैक के मल्टीपल बेनिफिट्स है, वो बेनिफिट केवल डिविडेंड बांट के अचीव नहीं हो सकते। पहला, डिविडेंड बांट के आप सरप्लस कैश तो कम कर सकते हो, लेकिन आपका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर में कोई चेंज नहीं आने वाला है। डिविडेंड बांट के सरप्लस कैश तो आप कम कर सकते हो, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग को आप नहीं बढ़ा सकते। अगेन, डिविडेंड बांट के आप सरप्लस कैश तो कम कर सकते हो, पर आप प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज करके अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करके हॉस्टाइल टेक ओवर से नहीं बच सकते, राइट। दूसरा एस्पेक्ट ये भी होता है कि डिविडेंड जो होता है वो शेयर होल्डर के हाथों में टैक्सेबल होता है, जबकि बायबैक के केस में शेयर होल्डर के हाथों में इतनी टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होती है।
इसके अलावा डिविडेंड अगर आपने पे किया तो डिविडेंड इज काइंड ऑफ रेकरिंग इनकम, रेकरिंग इनकम, अगेन रिपीट कर रहा हूं, रेकरिंग इनकम। तो डिविडेंड एक तरीके की रेकरिंग इनकम है। तो अगर कंपनी एक साल बहुत ज्यादा डिविडेंड बढ़ा के दे देती है तो अल्टीमेटली क्या होता है, नेक्स्ट ईयर भी लोग उम्मीद में बैठते, पिछले साल 25 दिया था तो इस साल भी 25 या 30 तो देगी, फिर जैसे ही कंपनी करती है एक्सपेक्टेशन कंपनी के शेयर की वैल्यू डाउन हो जाती है। तो ये भी एक रीजन है कि डिविडेंड पे करने का मतलब ये है कि देन पीपल एक्सपेक्ट रेगुलर डिविडेंड पे आउट, और अगर वो कंपनी फिर नहीं करती है देन कंपनी के शेयर के प्राइस डिक्लाइन हो सकते हैं। मैं एक मतलब असेंचर, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, असेंचर एक बहुत ही बड़ी एक तरीके से कह सकते हैं केपीओ बीपीओ टाइप कंपनी है, कंसल्टिंग में काम करती है, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी है। असेंचर ने क्या किया, असेंचर की नाम की कंपनी ने देखा कि हम लोग बायबैक और डिविडेंड, उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बना के देखा बायबैक और डिविडेंड, और देखा कि किस केस में हमारे शेयर का प्राइसेस कैसे आता है। तो कंपनी ने देखा कि जब हम लोगों ने बायबैक प्लान किया तो बायबैक के केसेस में हमारी कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन में इंक्रीज हुआ, जबकि जब हमने डिविडेंड प्लान किया तो हमारी कंपनी की शेयर की वैल्यूएशन में डिक्रीज तो नहीं हुआ लेकिन इंक्रीज भी नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली इससे आउटकम ये निकला कि बायबैक इज फेवरेबल एंड इट रियली हेल्प्स कंपनी टू ग्रो द वेल्थ फॉर शेयर होल्डर, और अल्टीमेटली हमारा काम ही शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि अभी तक मैं इस पॉइंट पे हूं कि बायबैक प्लान क्यों किया जाता है। तो आई होप सो कि आप सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि कंपनी बायबैक क्यों प्लान करती है, बायबैक के फायदे हम सभी लोगों ने समझे, और आई होप सो आप लोगों को समझ में भी आए होंगे। कोई डाउट है क्या, किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नो प्रॉब्लम, आई होप एवरीवन इज विथ मी, राइट? अगर कोई डाउट है तो प्लीज बोल दीजिए, और नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो जैसा कि मैं देख रहा हूं कोई डाउट शायद नहीं है, तो चलो वी विल डिस्कस अ नेक्स्ट पॉइंट नाउ। चलो अब ये बात करते हैं कि सर ये तो आपने बता दिया कि बायबैक के बहुत सारे फायदे हैं। अब अगर बायबैक के बहुत सारे फायदे हैं तो कंपनियां बायबैक प्लान अगर करती है तो इसमें क्या तकलीफ है? लेकिन नहीं, यहां कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? जब कंपनी बायबैक की बात करती है तो कंपनी एक्ट बोलता है रुक जाओ, मैं आपको फ्रीली बायबैक नहीं करने दूंगा। यहां आता है पिक्चर में सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आप सभी अच्छे अच्छे बच्चे लोग ग्रुप 1 में कंपनीज एक्ट पढ़ के आए हैं, और बच्चे लोगों ने जब कंपनीज एक्ट ग्रुप 1 में पढ़ा होगा तो वहां डेफिनेटली उन्होंने ये सेक्शन रीड किया होगा। चलो ये तो बात है कंपनीज एक्ट 2013 की। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में लेके चलता हूं, थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। यानी कि मैं आपसे बात करूंगा, मान लीजिए ये है ईयर 1999, राइट? देन ईयर उसके बाद आया 2000, ठीक है? सर आप क्या कर रहे हो? मैं कुछ बता रहा हूं आपको, डोंट वरी, ठीक है? और आज हम खड़े हुए हैं 2022 में, और इसके पहले आया 2013, इसके पहले था 1956। तो 1956 इतिहास के पन्नों पे है ना अपन लोग, तो 1956 में कंपनीज एक्ट बनाया गया सबसे पहले। और वो जो कंपनीज एक्ट था 1956 सबसे पहले तो नहीं था, लेकिन हाँ हम जो पढ़ते हुए आए हैं, मैंने जब सीए पढ़ने के दौरान जो पढ़ा वो यही था, ठीक है? तो 1956 में कंपनीज एक्ट जब बनाया गया तो लोगों ने सवाल पूछा कि क्या हम बायबैक कर सकते हैं? बायबैक के बहुत फायदे। गवर्नमेंट ने कहा सॉरी, नो बायबैक। यानी कि 1956 से 99 तक कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन था सेक्शन 77, और ये 77 जो था ना वो सीधे सीधे बायबैक के लिए मना करता था। यानी कि ये कहता था बायबैक नहीं कर सकते। मैनेजमेंट आता था अरे यार बायबैक के बहुत सारे फायदे हैं, क्यों नहीं कर सकते? कंपनी कहता था सॉरी यू कांट डू बायबैक, आप बायबैक नहीं कर सकते। तो इंडस्ट्री ने, लोगों ने, कई सारे लोगों ने इस पे डिस्कशन स्टार्ट किया कि व्हाई बायबैक इज नॉट अलाउड, आप बायबैक क्यों नहीं करने देते हैं। और 1956 तो ठीक है, ग्रेजुअली जैसे बढ़ता गया, लोग स्मार्ट होते गए, ज्यादा लोगों की प्लानिंग्स होने लगी, कॉर्पोरेट प्लानिंग के हिसाब से देखने लगा कि नहीं यार ये तो अच्छा है, अलाउ करना चाहिए। तो लोगों ने अपने पॉइंट रखे मिनिस्ट्री के सामने कि व्हाई यू आर नॉट अलाउइंग द बायबैक।
देखो क्वेश्चन डाउट पूछ लिया, सब कुछ अच्छा है तो बायबैक अलाउ क्यों नहीं करता कंपनी से? ये तेरे को अच्छा लग रहा है, ये मेरे को अच्छा लग रहा है, पर गवर्नमेंट मना कर रही है। क्यों? गवर्नमेंट दुश्मन है क्या? नहीं, गवर्नमेंट दुश्मन नहीं है। गवर्नमेंट ये कहती है कि आपने जितनी बात बायबैक के बारे में की सब सही है, सब सही है। बायबैक हैज अ पॉजिटिव मोमेंटम, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ सही है, पर हमें केवल ये नहीं देखना है। मतलब गवर्नमेंट का कहना ये है, जब आप बायबैक की बात करते हैं, आप कहते हैं बायबैक करने से ओवरऑल मेरे शेयर होल्डर की वेल्थ में इजाफा होगा। आपका उद्देश्य अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना है कंपनी के लिए, परफेक्ट है, सही है, राइट। लेकिन एज ए गवर्नमेंट मेरा उद्देश्य शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना तो ठीक है, वो मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। क्या 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 क्या, क्या? स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, यानी कि मेरा उद्देश्य शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़े तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरा पर्पस ये है कि किसी के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, किसी का जो इंटरेस्ट है उसके साथ कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। ये कौन कहता है? गवर्नमेंट कहती है। और अकॉर्डिंगली सेक्शन 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 अलाउ नहीं करता था बायबैक को। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे, मतलब कैसे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहिए? एक बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए कि आप आते हैं, आप एक डेंजर जोन में आते हैं, आप कहते हैं हम इस डेंजर जोन में नहीं जा सकते, हमको डर लगता है, ठीक है। फिर आप मान लो कि पापा कहते हैं नहीं नहीं बेटा चलो, बेटा चलो, बेटा चलो, तो बेटा कहता है कि हाँ हम चलेंगे, लेकिन आप यहाँ खड़े रहना बाहर। तो आपको क्या लगता है कि मेरे पापा बाहर खड़े हुए हैं, मैं अंदर जाऊंगा तो मैं सेफ रहूंगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मेरे पापा आके मेरे को सेफ कर लेंगे, ओके, ठीक है, ये आप सोचते हैं। पापा कहते हैं बिल्कुल बेटा तू टेंशन मत ले, तू चल, मैं खड़ा हूं तेरे लिए, मैं तेरा यहाँ ध्यान रखना। अब पापा ऐसे खड़े हो जाए, पापा को देख के तुमको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यार पापा खड़े, कोई टेंशन नहीं है, और तुम अंदर चले जाओ, और उसके बाद पापा निकल ले, तो अल्टीमेटली क्या ये आपके साथ थोड़ा सा धोखा हुआ? हाँ, ये आपके साथ धोखा हुआ। क्यों? क्योंकि आपसे कहा गया, आपको कॉन्फिडेंस दिया गया कि डोंट वरी, पापा इज स्टैंडिंग ओवर देयर एंड ही विल प्रोटेक्ट यू इफ समथिंग रॉन्ग हैपेंस, ठीक है। यू ट्रस्ट, और आपने ट्रस्ट किया, आपने विश्वास किया, आप अंदर चले गए, और बाद में अगर पापा चले गए वहां से, अब अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो पापा वहां नहीं है, यू आर इन डेंजर। तो ये आपके ट्रस्ट के साथ खिलवाड़ हुआ है। आई होप सो आप रिलेट कर रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है, मेरा पॉइंट ये है कि पापा ने ये ट्रस्ट आपको दिया कि मैं हूं, डोंट वरी, और आपने ट्रस्ट लिया और आप अंदर गए, और उसके बाद पापा वहां से चले गए। तो ये आपके साथ थोड़ा सा खिलवाड़ है। अब आप कहेंगे सर पापा और मेरी स्टोरी में बायबैक कहां से आ गया? सर बायबैक की स्टोरी में मेरी और मेरे पापा की स्टोरी कहां से आ गई? मेरी सच्ची घटना आपको कैसे पता कि मुझे डर लगता था, है ना? तो चलो मैं लिंक करता हूं इस बात को। जब कोई भी कंपनी अल्टीमेटली, जैसे आपकी जगह पे रख लो, आप लोन बैंक हो आप, ठीक है। अब कोई भी कंपनी अगर फंडिंग मांगने जाती है, लोन मांगने जाती है, तो लोग हमेशा ये देखते हैं कि इसमें मालिक का पैसा कितना लगा हुआ है, इसमें मालिक का पैसा कितना लगा हुआ है। क्यों? इससे बहुत सिंपल सी बात समझ में आती है। अगर मालिक का पैसा लगा है तो डेफिनेटली आपका पैसा प्रोटेक्ट रहेगा। आप इसको कई महीनों से समझ सकते हैं। अगर मेरा पैसा लगा हुआ है तो मैं अपने बिजनेस में ज्यादा सीरियस रहूंगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि यहाँ 200 रुपए की असेट्स हैं, और 200 रुपए की असेट खरीदने के लिए मैं कहता हूं कि 180 रुपीज मैं दूंगा और 20 रुपीज आप दीजिए एज ए लोनर, तो आप क्या समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि कल की डेट में ये बिजनेस नहीं चला, कुछ भी गलत हो गया, तो ये एसेट बेचेगा, तो मेरे को तो 200 रुपए में से केवल 20 रुपीज ही चाहिए, करेक्ट है ना? यानी कि 200 रुपए की एसेट में से 20 मिल गया तो भी आप सेफ है। पता है आप सेफ क्यों हैं? क्योंकि एसेट की वैल्यू में मैक्सिमम फाइनेंस ओनर का है और लोनर का फाइनेंस कम से कम है। यानी कि अगर मैं 200 रुपए की एसेट बाय करता हूं और उसमें मैक्सिमम पैसा अपना लगाता हूं और कम से कम पैसा आपका लगाता हूं, तो उस केस में अगर कभी एसेट बेच के पैसे की रिकवरी की बात आई तो बहुत चांसेस है कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपका पैसा सेफ रहेगा। आर यू गेटिंग मी? आर यू विथ मी? समझ में आ रहा है? आर यू विथ मी? आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी?
समझ में आ रहा है ना, परफेक्ट है ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा इस केस में, आप बच गए। अब देखो समझदारी क्या की हमने समझदारी क्या की, हमने कहा कि चलो भैया 200 रुपए की एसेट लगाते हैं, 180 मैं लगाऊंगा, 20 रुपए तुम लगा दो। तुमने कहा हाँ यार हमारे लिए तो सेफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है। लेकिन मैंने क्या किया, जैसे ही आपने 20 रुपए लगाए, मैंने, मान लो ऐसा होगा नहीं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए कह रहा हूं, मैंने ये बायबैक कर लिया। तो जैसे ही मैंने, मान लीजिए कि इसमें से बायबैक करके से फॉर एग्जाम्पल मैंने 130 रुपीज निकाल लिए, चलो क्योंकि मेरे को डराना है, मेरे को समझाना है, मैं 130 नहीं, मान लीजिए कि मैंने 170 रुपीज निकाल लिए। अब मेरी बैलेंस शीट की स्थिति ये हो गई कि यहां मेरा जो अमाउंट है वो हो गया 10 और लोन का जो अमाउंट है वो हो गया 20 रुपए, और अल्टीमेटली अब असेट में कितने बचेंगे, 30 रुपए। तो इन शॉर्ट ये हुआ कि तुमने 20 रुपए लगाए थे ये सोच के कि 200 रुपए की असेट में आप केवल 10% फाइनेंसिंग कर रहे हो और 180 रुपए मेरे लगे, यानी कि आप सेफ हो। लेकिन आपसे पैसा लगवाने के बाद मैंने बायबैक करके अपना पैसा बाहर कर दिया, और अल्टीमेटली ये मैंने आपके साथ कर दिया खिलवाड़। यानी कि ठीक वैसे ही कि पापा ने आपको प्रॉमिस किया कि बेटा मैं हूं, आई विल टेक केयर, और आपने पापा के ऊपर ट्रस्ट दिखा के आराम से आप अंदर चले गए और बाद में पापा आपको धोखा देके निकल लिए, राइट। कि किसी की पापा की भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल प्लीज, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। तो गवर्नमेंट का इंटेंशन ये था कि कहीं लोग गलत इंटेंशन से बायबैक ना करें। आपने जितने बायबैक के फायदे बताए सब सही है, सब मान रहे हैं, सब कुछ सही है, पर प्रॉब्लम यह है कि हर आदमी सही नहीं होता। कहीं ऐसा ना हो कि लोग बायबैक का मिसयूज कर ले, यानी कि जो शेयर एज ए सिक्योरिटी लोगों के लिए खड़े हुए हैं, ऐसा ना हो कि उन शेयर का बायबैक करके दूसरे लोगों को इनसिक्योरिटी दे दी जाए। इसलिए गवर्नमेंट ने पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 77 कंपनीज एक्ट 1956 में लाया और कहा बायबैक नहीं। तो आपने देखा, पहला पॉइंट था कंपनियां क्यों बायबैक के लिए प्लान करती है, सेकंड पॉइंट है गवर्नमेंट बायबैक के लिए क्यों मना करती है। लेकिन कंपनियां क्यों प्लान करती है हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, गवर्नमेंट क्यों मना करती है ये भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, और हमको ये भी समझ में आ रहा है कि अब बीच का रास्ता निकलना चाहिए। मतलब कंपनी बायबैक क्यों प्लान करती है इसमें कोई गलत नहीं है, गवर्नमेंट क्यों मना कर रही है इसमें भी कोई गलत नहीं है, यानी कि दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पे सही है। बोथ द पार्टीज हैव वैलिड पॉइंट, ठीक है, बोथ द पार्टीज आर हैविंग वैलिड पॉइंट एंड देयर ओपिनियंस आर रियली वेरी वेरी वैलिड। तो इसीलिए दोनों पार्टी क्योंकि वैलिड है, गवर्नमेंट ने इन बात को समझा और फाइनली गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कि यार ये बात भी सही है कि बायबैक करना तो देना चाहिए क्योंकि उसके अपने फायदे हैं, और किसी कंपनी को मरने देने से अच्छा तो ये है कि उसको बचाया जाए। तो 2000 में एक सेक्शन लॉन्च किया गया, ऐड किया गया कंपनीज एक्ट में। इस सेक्शन का नंबर था सेक्शन 77A। किसी भी एक्ट में अगर आप ए देखते हैं तो समझ जाइए, किसी भी सेक्शन में, किसी भी एक्ट में अगर सेक्शन के साथ आप ए देखते हैं तो आप समझ जाइए ये एक अमेंडमेंट सेक्शन है। और फाइनली इस सेक्शन ने कहा कि कंपनीज आर अलाउड टू डू बायबैक, यानी कि कंपनियों को बायबैक करने की परमिशन दी जाएगी, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन। अब सब्जेक्ट टू कंडीशन क्यों लगाया ये आपको समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि बीच का रास्ता निकालना है, हमें उनको रोकना नहीं है जिनका कोई मालाफाइड इंटेंशन नहीं है, हमको उनको रोकना नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हमको उनको रोकना है जिनका मालाफाइड इंटेंशन है। तो हमने क्या किया, हमने बायबैक अलाउ तो किया, पर बायबैक अलाउ किया कंडीशनों के साथ। तो सेक्शन 77A ईयर 2000 में कंपनीज एक्ट 1956 में, यानी कि आज से लगभग 21-22 साल पहले ऐड किया गया था। फिर जब 2013 में कंपनीज एक्ट 2013 आया तो सेक्शन 68 ने सेक्शन 77A की जगह ली, और मोटे मोटे तौर पे इस सेक्शन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया। तो अब हमें हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है वो है सेक्शन 68। इस बैकग्राउंड से आपको सेक्शन 68 में क्या लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, ये समझने में मदद मिलेगी। हो सकता है कि मेरा ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था, हो सकता है कि ये सारी बातें मैं 10 मिनट में भी खत्म कर सकता था, पर दूसरा पहलू ये भी हो सकता है
कि कई लोगों को मेरे इस लेक्चर में मजा आया होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन यू व्हाई द एवरी ट्रांजेक्शन इज प्लान। तो हमारी पूरी बैच में हम ऐसे ही चलेंगे, हम समझेंगे कि कैसे बायबैक प्लान किया जाता है, मतलब कोई भी टॉपिक हम जीरो से लेके उसकी तह तक पहुंचेंगे। और बायबैक अभी न्यू सिलेबस में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 10 से 15 मार्क का वेटेज ये छोटा सा टॉपिक कवर करता है। और मेरे को लगता है कि इसमें हमारी पकड़ अच्छी नहीं, जबरदस्त होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जबरदस्त होनी चाहिए, एक्सेल होना चाहिए, कि बस ये क्वेश्चन आ गया तो छूटेगा नहीं, मजा आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली सेक्शन 68 बनाया गया। आई होप सो कि जितना आज मैंने आप लोगों को बताया ये आप लोगों को समझ में आया होगा, इसमें आप लोगों को किसी प्रकार का कोई संदेह है, कोई डाउट नहीं होगा। तो अब सेक्शन 68 क्या कहता है इसके बारे में हम देखेंगे हमारे अगले लेक्चर में। पर आई होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा कि क्यों बायबैक प्लान किया जाता है। तो कल के लेक्चर्स में हम आगे की बात करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। अगर डाउट हो तो 9827015585 टेलीग्राम पे हम अवेलेबल है, वहां पर आप हमें मैसेज करके अपने डाउट को बिल्कुल पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।